नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव बुक, जो डॉक्टर गणपत सिंह राजपूत सर के द्वारा संकलित की गई थी। इसके अंदर अब तक हमारे 23 चैप्टर हो चुके हैं। आज जो 24वां नंबर चैप्टर है। अब टोटल 6 क्लासें और बाकी रहेगी, जिसमें 3 क्लासेज है, जो जिसमें 3 चैप्टर है, जिसका एक में आज का चैप्टर है उपनिवेशवाद से आज़ादी, जो लैटिन अमेरिका व अरब देश से संबंधित है। कल की क्लास में होगा शीत युद्ध व सोवियत संघ का विघटन, और उसके पश्चात एक क्लास होगी जो गुट निरपेक्ष आंदोलन व तीसरे विश्व युद्ध का उदय। इसके साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री की यह सीरीज समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात 3 क्लासें और की जाएगी। उन क्लासों के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथिक्रम होंगे, महत्वपूर्ण कथन होंगे, विद्वानों के द्वारा जो महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल आज के सहित 6 क्लासें होगी, जो हम 31 अक्टूबर तक जो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस महीने की अंतिम तिथि तक, 31 अक्टूबर तक, हम इस वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो करते हैं हम फिर आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उपनिवेशवाद से आज़ादी, लैटिन अमेरिका व अरब देश से संबंधित। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि टाइडिंग में मेडकफ अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो टाइडिंग में मेकडफ जो अधिनियम है, यह फिलीपींस से संबंधित। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 1934 ईस्वी में रूजवेल्ट हेयर हावेस कटिंग कानून में संशोधन कर नया कानून लाया, जिसे फिलीपींस स्वतंत्र कानून मार्च 1934 ईस्वी कहा गया। इसे टाइडिंग मेकडफ दोनों सीनेटर थे कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूजवेल्ट को कोरोलरी क्या थी। तो रूजवेल्ट कोरोलरी क्या थी। तो यह थी लैटिन अमेरिकी देशों से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप करने के अधिकार की घोषणा। इस घोषणा को जो रूजवेल्ट कोरोलरी कहा गया था। रूजवेल्ट कोरोलरी में कहा गया कि मुनरो मुनरो सिद्धांत की अपेक्षा करने पर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की भूमिका निभाएगा। लैटिन अमेरिका के मामलों में हस्तक्षेप करना अमेरिका का अधिकार है। यह पॉलिसी बिग स्टिक पॉलिसी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि गोरों के साथ कालों की हिस्सेदारी या सहकर्म का मतलब होगा घुल घुल कर मृत्यु। गोरे तो जन्म से स्वामी तथा काले जन्म से दास होते हैं। तो यह बात किसने कही थी कि गोरों के साथ कालों की हिस्सेदारी या सहकर्म का मतलब होगा घुल घुल कर मृत्यु, क्योंकि गोरे तो जन्म से स्वामी तथा काले जो जन्म से दास होते हैं। यह बात कही गई थी जोहानिज स्ट्रीटजम के द्वारा। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों को कूट की सहायता से चुनिए। तो यहाँ पर जो कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सत्य है। सबसे पहला इसमें कथन है कि लैटिन अमेरिका शब्द का प्रयोग पश्चिमी गोलार्ध के केवल उन राज्यों के लिए किया जाता है जिनकी लैटिन संस्कृति की साझी पृष्ठभूमि है। तो यह बात सत्य है। लैटिन अमेरिका में 20 गणतंत्र है, 7 मध्य अमेरिका में, 3 कैरेबियन में और 10 है जो दक्षिणी अमेरिका में। तो यह बात भी सत्य है कि लैटिन अमेरिका के अंदर 20 गणतंत्र है, जिसमें 7 मध्य अमेरिका में है, 30 कैरेबियन में और 10 है जो दक्षिणी अमेरिका में है। तीसरा ऑप्शन है कि तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 16वीं शताब्दी में अन्वेषकों की खोज के बाद लैटिन अमेरिकी देशों का ज्ञान विश्व के देशों को हुआ। तो यह बात भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि ब्रिटिश व पुर्तगालियों ने यहाँ आरंभिक उपनिवेश स्थापित किए थे। तो यहाँ पर जो आरंभिक उपनिवेश स्थापित किए थे वो पुर्तगालियों ने किए थे। पुर्तगालियों ने और इसके अलावा स्पेनिश ने किए थे। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश व पुर्तगालियों ने नहीं, बल्कि स्पेनिश व पुर्तगालियों ने किए थे। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। तो इसमें सत्य कथन पूछे 1, 2 और 3 सही है, और 4 है जो गलत है। तो 1, 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या दे रखी है कि लैटिन अमेरिका में स्पेनिश व पुर्तगालियों ने आरंभिक उपनिवेश स्थापित किए। पुर्तगालियों ने ब्राजील तथा स्पेन ने अन्य सभी लैटिन अमेरिकी देशों पर लगभग अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिका की प्रमुख विशेषताएं क्या है।
तो लैटिन अमेरिका की प्रमुख विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही कूट का चयन कीजिए। लैटिन अमेरिकी की प्रमुख विशेषताएं दे रखी है, इसमें है कि यहाँ पर तांबा, टिन, सोना, चांदी आदि बहुमूल्य धातुओं का भंडार था, तो ये सत्य है। पंपास घास के मैदान है, इसलिए मवेशी व भेड़ बकरी पालने का उत्तम क्षेत्र है, यह भी सत्य है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन की घाटी यहाँ पर है, तो दुनिया की सबसे जो बड़ी नदी अमेजन की घाटी है वो यहीं लैटिन अमेरिका में, ये बात भी सत्य है। और चौथा है कि यहाँ कोयले और लोहे की कमी है और इसकी अधिकांश धरती कम उर्वरक है, तो ये बात भी सत्य है। तो एक, दो, तीन और चार, चारों ऑप्शन है जो इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिका में सर्वप्रथम वाणिज्यवाद का सिद्धांत किसने लागू किया? तो अमेरिका में सबसे पहले वाणिज्यवाद का सिद्धांत जो लागू किया था वह क्या था? स्पेनिश के द्वारा। स्पेन ने लैटिन अमेरिका में सर्वप्रथम वाणिज्यवाद का सिद्धांत लागू किया। स्पेन वासियों का विश्वास था कि उपनिवेशों द्वारा स्पेन को दौलत देनी चाहिए। पुर्तगालियों के भी ब्राजील के संबंध में ऐसे ही विचार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिका लोग स्वायत्त शासन के लिए आतुर क्यों हुए? निम्नलिखित कथनों में से सही कूट का चयन कीजिए। तो जो लैटिन अमेरिका के लोग हैं वो स्वायत्त शासन के लिए आतुर क्यों हुए थे? इसका कारण था कि अमेरिकी क्रांति का होना, फ्रांस की क्रांति का होना, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इसके अलावा लैटिन अमेरिकी लोगों द्वारा अपने पुत्रों को यूरोपीय विश्वविद्यालय में पढ़ने भेजना और 1588 में स्पेनिश अमाडा में स्पेन की पराजय होना, ये जो चारों जो कारण है इसके महत्वपूर्ण कारण है। तो एक, दो, तीन और चार, चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 ईस्वी में कोलंबिया को कितने भागों में बांटा गया था? तो 1830 ईस्वी में कोलंबिया को जो 3 भागों में बांटा गया था। 1830 ईस्वी में महान कोलंबिया को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा इक्वाडोर के रूप में बांट दिया गया। 1840 ईस्वी तक लैटिन अमेरिका के टुकड़ों में विभाजन से लैटिन अमेरिका के राज्यों की संख्या 17 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिका देशों में विद्रोह करने वाला पहला देश कौन सा था? तो लैटिन अमेरिका देशों में विद्रोह करने वाला जो पहला देश था वह था वेनेजुएला। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लैटिन अमेरिकी देशों में विद्रोह करने वाला पहला देश वेनेजुएला था, जिसने फ्रांसिसो डी मिरांडा के नेतृत्व में बगावत का झंडा बुलंद किया। मिरांडा क्रांतियों एवं युद्धों के योग्य संचालक संचालक की अपेक्षा लैटिन देशों का योग्य योजनाकार सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृहत कोलंबिया नामक संगठन किन देशों को मिलाकर बनाया गया था? तो कोलंबिया नामक जो संगठन बनाया गया था उसमें जो देश मिलाए गए थे वो देश थे वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा और इक्वेडोर। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा व इक्वाडोर को मिलाकर वृहत कोलंबिया नामक ग्रुप बनाया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष साइमन बोलीवर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? एक तरफ है जो लैटिन अमेरिकी देश दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके स्वाधीनता का वर्ष दे रखा है कि कौन सा देश कब स्वाधीन हुआ था। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो कोलंबिया का। कोलंबिया 1810 में, वेनेजुएला 1811 में, पनामा है जो 1821 में और पेरू है जो 1825 में। तो 1825 में नहीं बल्कि 1822 में हुआ था। 1825 के अंदर बोलीविया जो स्वाधीन हुआ था। पेरू है जो स्वाधीन 1822 ईस्वी में हुआ था। तो 4 नंबर है जो इसका गलत है। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। पेरू 1822 में स्वतंत्र हुआ, बोलीविया 1825 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित है। तो इसमें से पूछा कि सही सुमेलित कौन सा है? हैती जो है 1804 में 4 में स्वाधीन हुआ, इक्वाडोर है जो 1809 में और बोलीविया 1825 में। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन बोलीवर निम्नलिखित में से किन देशों के राष्ट्रपति पद पर रहे थे? तो साइमन बोलीवर है जो वो कौन कौन से देशों के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो वो बोलीविया के, पेरू के और वेनेजुएला के, इन तीनों के देशों के जो राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। साइमन बोलीवर 1783 से 1830 ईस्वी वेनेजुएला के एक धनी व्यापारी थे। मिरांडा से प्रभावित थे। इन्होंने अपनी संपूर्ण संपदा दक्षिण अमेरिका की स्वाधीनता के लिए लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के 6 देशों को स्पेनी दासता से मुक्त कराने वाले नेता कौन थे? तो दक्षिणी अमेरिका के 6 देशों को स्पेनी दासता से मुक्त कराने वाले नेता कौन थे? तो वो थे
साइमन बोलीवर। वेनेजुएला वासी साइमन बोलीवर ने सेनापति क्यूरके के साथ मिलकर एक सेना बनाई और पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर लगभग 200 युद्ध लड़े। परिणाम स्वरूप दक्षिणी अमेरिका के 6 देशों को स्पेनी दासता से मुक्ति दिलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने प्रतिज्ञा की थी? किसने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अपने पितृदेश को स्पेन की गुलामी में बांधने वाली जंजीरों को नहीं तोड़ दूंगा, तब तक मैं न अपनी भुजाओं को और न अपनी आत्मा को चैन लेने दूंगा। तो यह प्रतिज्ञा किसने ली थी? तो यह प्रतिज्ञा ली थी साइमन बोलीवर ने। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। साइमन बोलीवर ने 6 उपनिवेशों को स्पेनिश दमन चक्र से छुटकारा दिलवाया। दक्षिणी मध्य अमेरिका गणतंत्र बोलीविया का नाम बोलीवर के सम्मान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगैर युद्ध या रक्तहीन क्रांति के स्वाधीन होने वाला राष्ट्र कौन है? तो वो है ब्राजील। पुर्तगाल पर नेपोलियन का आधिपत्य हो जाने पर पुर्तगाल का शासक भागकर ब्राजील आ गया और ब्राजील को राजधानी बनाकर रहने लगा। इतिहास में यह एक ही दृष्टांत था जब कोई उपनिवेश एक साम्राज्य की राजधानी बना। मगर जब पुर्तगाल पुनः स्वतंत्र हुआ तो पुर्तगाल का शासक पुनः ब्राजील से पुर्तगाल गया और अपने पुत्र डॉन पेड्रो को उपराजा बनाकर ब्राजील भेज दिया। ब्राजील 1822 ईस्वी में बिना रक्तपात के ही स्वतंत्र हो गया। 1889 ईस्वी में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना, चिली और पराग्वे की स्वाधीनता के संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नेता कौन थे? तो वह नेता थे सोन मार्टिन। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेनापति बर्नार्डो ओ हिंगिस के सहयोग से जोस डी सान मार्टिन ने अर्जेंटीना, चिली व पराग्वे को स्वाधीनता दिलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनरो सिद्धांत किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो मुनरो सिद्धांत है जो दिसंबर 1823 के में अस्तित्व में आया था। क्या था मुनरो सिद्धांत? तो मुनरो सिद्धांत है जो 2 दिसंबर 1823 ईस्वी को अस्तित्व में आया, जिसके अनुसार यूरोपीय राष्ट्रों को चेतावनी दी कि वे अपने पद्धतियां इस गोलार्ध के किसी भी हिस्से में फैलाने की कोशिश न करे और कहा कि अब अमेरिका यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 ईस्वी तक लैटिन अमेरिका आजाद हो गया। इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने कौन सी समस्याएं थी? कोर्ट की सहायता से इन कथनों का चयन कीजिए। तो 1830 तक अमेरिका आजाद हो गया था। इन ये जो नव स्वतंत्र राष्ट्र जो थे इनके सामने समस्याएं कौन कौन सी थी? तो इनके सामने समस्या थी प्रशासनिक अनुभव का अभाव था, आर्थिक बदहाली थी, जनसंख्या वृद्धि का भी संकट था और सीमाओं की भी समस्या थी। तो ये चारों ये जो समस्याएं इनके सामने थी, तो 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलीविया व ब्राजील के मध्य एकर विवाद का मुख्य आधार क्या था? तो बोलीविया और ब्राजील के मध्य जो एकर विवाद हुआ था उसका मुख्य आधार क्या था? तो वह था रबड़। बोलीविया व ब्राजील के मध्य एकर विवाद रबड़ को लेकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेको युद्ध जो कि बोलीविया व पेरू के मध्य तेल को लेकर लड़ा गया था, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1832 से 36 ईस्वी को, जिसे चेको युद्ध कहा गया, जो बोलीविया व पेरू के मध्य तेल को लेकर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा प्लांट प्लाल्ट संशोधन प्लाल्ट अमेंडमेंट जो है ये कब लाया गया था? तो यह अमेंडमेंट लाया गया था 1901 ईस्वी में। 1898 ईस्वी के बाद क्यूबा ने स्पेन समर्थित कार्य करने प्रारंभ कर दिए। अतः क्यूबा को दंडित करने के लिए अमेरिका प्लाल्ट संशोधन 1901 ईस्वी को लेकर आया। इसमें कुल 7 शर्तें थी। इसके अनुसार जब क्यूबा इन 7 शर्तों को मान लेगा तब अमेरिका अपनी सेना क्यूबा से हटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनेजुएला संकट क्यों उत्पन्न हुआ? तो वेनेजुएला संकट क्यों उत्पन्न हुआ था? तो उसका वेनेजुएला संकट उत्पन्न होने का मुख्य कारण था कि यूरोपियन देशों द्वारा वेनेजुएला के नौ परिवहन की नाकाबंदी करने के कारण, तो इस कारण जो वेनेजुएला संकट आया था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। ब्रिटेन, जर्मनी व इटली जो यूरोपियन देश थे, इन्होंने वेनेजुएला के नौ परिवहन की नाकेबंदी कर दी। यह मुनरो सिद्धांत के खिलाफ था। अतः थियोडोर रूजवेल्ट इस संकट के जवाब में रूजवेल्ट कोरोलरी 1904 लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिकी देशों के प्रति डॉलर कूटनीति किसने अपनाई थी? तो लैटिन अमेरिकी देशों के प्रति जो डॉलर कूटनीति अपनाई थी, यह डॉलर कूटनीति जो अपनाई थी, यह अपनाई थी अमेरिका के द्वारा। इसका अर्थ है कि
लैटिन अमेरिका के देशों को उनके व्यापारिक प्रयत्नों में प्रोत्साहन देना अथवा उनकी अर्थव्यवस्था के नियंत्रण द्वारा उनकी राजनीति पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका स्टेट का निर्माण कब हुआ? तो ओएस का जो निर्माण हुआ था यह हुआ था 1948 ईस्वी में। अमेरिका की प्रेरणा से 1948 ईस्वी में ओएस का निर्माण हुआ। शीत युद्ध के समय अमेरिका व लैटिन अमेरिका के राज्यों के बीच संबंधों को बनाए रखने का साधन ओएस ही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिका देश किसे उत्तर का महाद्वीप कहते हैं? तो उत्तर का महाद्वीप किसे कहते हैं? उत्तर का महाद्वीप जो अमेरिका को कहते हैं। अमेरिका के लैटिन अमेरिकी देशों की आंतरिक व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप करने के कारण इन देशों ने अमेरिका को उत्तर का महाद्वीप कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशिक्षा दूर करने के मामलों में अपनाए गए तरीकों के दृष्टि से लैटिन अमेरिकी देशों में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो अशिक्षा दूर करने के मामलों में प्रथम स्थान पर जो देश है वो है उरुग्वे। एक नंबर ऑप्शन। उरुग्वे ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की है। महाविद्यालयों में भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिकी देशों में शिक्षा संबंधी सुविधाओं की सबसे खराब स्थिति किन किन देशों की है? सही समूह चुनिए। तो लैटिन अमेरिकी देशों में शिक्षा संबंधी सुविधाओं की अगर सबसे खराब स्थिति की बात की जाए तो वो है बोलीविया की, पराग्वे की और पेरू की। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी वर्टेक्स नामक कृति किसकी है? तो दी वर्टेक्स नामक जो कृति है यह है जॉर्ज रेवारा की। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कोलंबिया निवासी जॉर्ज रेवारा ने दी वर्टेक्स नामक उपन्यास की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास विस्तृत और प्राया संसार किसने लिखा था? तो विस्तृत और प्राया संसार यह जो उपन्यास है, यह उपन्यास जो लिखा गया था यह लिखा गया था अलेग्रिया के द्वारा। विस्तृत और प्राया संसार नामक उपन्यास में पेरूवासी अलेग्रिया ने अपने स्वदेश में पेरूवासी अलेग्रिया ने अपने स्वदेश में अमेरिकी मूल निवासियों के दुखपूर्ण जीवन का चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चित्रकार ने मैक्सिकन लोगों के भित्ति चित्र बनाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो वह कौन से चित्रकार है? तो वह चित्रकार है डेनिडेडो रिवेरा। डेनिडेडो रिवेरा मैक्सिको के निवासी था। जॉर्ज जॉर्ज ओरजो को नामक जॉर्ज ओरजो को नामक मैक्सिकन चित्रकार ने ग्लाडारजार विश्वविद्यालय में भित्ति पर बनाए अपने चित्र में मैक्सिकन इतिहास का दिग्दर्शन कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित लोगों के जीवन ब्राजील के दलित लोगों के जीवन की कठिन परिस्थितियों का चित्रण ब्राजील के किस चित्रकार ने किया है? तो ब्राजील के दलित लोगों के जीवन की कठिन परिस्थितियों का जो चित्रण किया है यह किसके द्वारा किया गया है? वो चित्रकार कौन थे? तो वह चित्रकार थे डेनिडो पोर्तनारे। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देशों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ संबंधित नृत्य के नाम दे रखे हैं कि कौन सा नृत्य जो किस देश से संबंधित है। सबसे पहला आता है क्यूबा। क्यूबा में जो कोकोंगा नृत्य प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना में टेंगो नृत्य प्रसिद्ध है। ब्राजील में सांबा नृत्य प्रसिद्ध है। और रंबा नृत्य जो इक्वाडोर का नहीं बल्कि रंबा नृत्य है जो क्यूबा से संबंधित है। तो रंबा नृत्य नृत्य का जो संबंध है वो है क्यूबा देश से, ना कि इक्वाडोर से। तो 4 नंबर है जो गलत होगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने लैटिन अमेरिका देशों के साथ गुड नेबर पॉलिसी अच्छे पड़ोसी की नीति अपनाई है? तो गुड मेंबर पॉलिसी की नीति लैटिन अमेरिका देशों के साथ किस देश ने अपनाई? तो यह अपनाई थी अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काले लोगों के अधिकारों की मांग रखने हेतु गठित संस्था एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल की स्थापना 1919 में कहाँ की गई थी? तो अमेरिका के अंदर। इसके संस्थापक सदस्यों की अगर बात की जाए तो उसमें एम.डब्ल्यू. ओविंटन, हेनरी मास्कोविट्ज, विलियम इंग्लिश, ग्रिशन विलोड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साल ऑफ ब्लैक फोक किसकी कृति है? द सॉल ऑफ ब्लैक फोक जो कृति है यह है डब्ल्यू.ई.एफ. दुबैस की।
डब्ल्यू ई बी दुबैस की अन्य कृतियों की अगर बात की जाए तो उसमें है द क्राइसिस पत्रिका जो 1910 में प्रकाशित हुई थी और द रिकॉर्ड ऑफ डार्कर रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब लीग की स्थापना कब की गई थी? तो अरब लीग की जो स्थापना की गई थी यह की थी 1945 ईस्वी में। अरब लीग की स्थापना 1945 में की गई। इसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। इसकी सदस्य संख्या 22 है। इसका मुख्य कार्य अरब देशों की संस्कृति, संप्रभुता, अखंडता, स्वतंत्रता आदि बनाए रखना व समन्वय बनाकर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मोहम्मद के से प्रेरणा पाने वाले सभी लोग जिन्हें अरबों के साम्राज्यों की स्मृति, अरबी भाषा और सांस्कृतिक विरासत एक सूत्र में बांधे हुए हैं, वे अरबी है। तो ये बात किसने कही थी कि मोहम्मद से प्रेरणा पाने वाले सभी लोग जिन्हें अरबों के साम्राज्य की स्मृति, अरबी भाषा और सांस्कृतिक विरासत एक सूत्र में बांधे हुए हैं, वे अरबी है। तो यह बात कही थी प्रोफेसर गिब के द्वारा। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो मिस्र से संबंधित यहाँ पर जो चार कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से हमें बताना है कौन कौन सा कथन है जो सत्य है। भौगोलिक रूप से अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। तो मिस्र जो है भौगोलिक रूप से अफ्रीका महाद्वीप का भाग है, यह बात सत्य है। सांस्कृतिक रूप से अरब जगत का हिस्सा है। तो मिस्र जो भौगोलिक रूप से अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, सांस्कृतिक रूप से अरब जगत का हिस्सा है, यह भी सत्य है। यहाँ रोमन साम्राज्य का शासन रहा था। तो यहाँ पर जो मिस्र में रोमन साम्राज्य का शासन रहा था, यह बात भी सत्य है। और 1640 के बाद अरब साम्राज्य का शासन रहा। तो 1640 के बाद जो यहाँ पर अरब साम्राज्य का शासन रहा, तो यह बात भी सत्य है। तो एक, दो, तीन और चार, चारों ऑप्शन इसके राइट है। 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य मिस्र में सलादीन व उसके वंशजों का शासन रहा। 16वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिडिल ईस्ट किसने लिखी थी? तो द मिडिल ईस्ट जो यह लिखी थी फिशर के द्वारा द मिडिल ईस्ट लिखी गई थी। फिशर ने कहा कि 19वीं शताब्दी का मिस्र मेहमत अली की सृजनात्मक रचना कहा जा सकता है और उसे अपने युग का महान शासक होने का महत्व प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन कन्वेंशन कब आयोजित की गई थी? तो लंदन कन्वेंशन है जो यह आयोजित की गई थी 1840 ईस्वी में। दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लंदन कन्वेंशन 1840 में आयोजित की गई थी, जिसमें इंग्लैंड, यूएसएसआर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया ने हिस्सा लिया था। शर्त मेहमत अली को मिस्र का पासा माना गया था। मिस्र के पासा के रूप में स्वीकार किया गया था। मिस्र का पासा, पासा अर्थात शासक को कहा गया है। तो इस जो कन्वेंशन की जो शर्त थी वह शर्त थी कि मेहमत अली को जो मिस्र का पासा यानी कि शासक के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर का निर्माण मिस्र के किस शासक ने करवाया था? तो स्वेज से नहर का जो निर्माण है यह मिस्र के जिस शासक ने करवाया था उन शासक का नाम था सईद पासा। दो नंबर ऑप्शन इसका राइट है। सईद पासा 1854 से 1863 ईस्वी ने स्वेज नहर का निर्माण करवाया। फर्डिनेंड डी लेसेप्स फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में 1859 ईस्वी से 1869 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई थी। सईद पासा ने मिस्र में रेलवे का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस व ब्रिटेन को स्वेज नहर की पूरी हिस्सेदारी किसने बेची? तो फ्रांस व ब्रिटेन को स्वेज नहर की जो पूरी हिस्सेदारी बेची थी, यह बेची थी इस्माइल पाशा के द्वारा। मिस्र का ऋण पूरा उतर जाए इसलिए इस्माइल पाशा ने स्वेज नहर की हिस्सेदारी बेच दी, फिर भी पूरा ऋण चुकता नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र वालों के लिए आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मिस्र वालों के लिए इस नारे के साथ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह किया था अराबी बे। यह मिस्र का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था जो 1881 ईस्वी में अरबी अराबी बे के नेतृत्व में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने सैन्य शक्ति के बल पर इस विद्रोह को कुचल दिया। 1884 में लॉर्ड क्रोजर को मिस्र का लॉर्ड क्रोजर को मिस्र में ब्रिटिश राजदूत बनाकर भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहमत अली के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो मेहमत अली के संबंध में सत्य कथन का जो चुनाव करना है, सत्य कथन कौन सा है? तो मेहमत अली
मेहमत अली ने मिस्र पर 1805 से 1849 ईस्वी तक शासन किया, तो यह बात सत्य है। इसके समय में मिस्र न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ, बल्कि इसका उसका आधुनिकीकरण भी इसी समय में हुआ था, तो यह बात भी सत्य है। तीसरा कि इसने सेना का भी आधुनिकीकरण किया था, यह भी सत्य है। चौथा, इसने शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नवीन शासन पद्धति का निर्माण किया था, तो 4 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन राइट है। मेहमत अली के प्रशासकीय सुधार, व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी सुधार, भूमि एवं संपत्ति संबंधी सुधार, कृषि एवं सिंचाई संबंधी सुधार आदि के कारण इनको आधुनिक मिस्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र का प्रथम सरकारी छापाखाना बुलाक नामक स्थान पर किस शासक के काल में स्थापित किया गया? तो मिस्र का जो प्रथम सरकारी कारखाना बुलाक बुलाक नामक स्थान पर किस शासक के काल में स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था मेहमत अली के शासनकाल में। मिस्र का पहला समाचार पत्र अल वकाई अलामिया नामक समाचार पत्र 1828 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल अल कबीर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तेल अल कबीर का जो युद्ध है, यह युद्ध लड़ा गया था 1882 ईस्वी के अंदर। 1882 ईस्वी, 2 नंबर ऑप्शन। ब्रिटिश सरकार ने 13 सितंबर 1882 को अलेक्जेंड्रिया पर बम वर्षा करके अरबी विद्रोहियों को पराजित कर दिया। यह युद्ध तेल अल कबीर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र का एक राष्ट्रीय दल वफद उल मिस्री का गठन किसने किया था? तो मिस्र का जो राष्ट्रीय दल है वफद उल मिस्री, इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था जगलुल पाशा ने। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र के किस शासक के समय मिस्र में दोहरा नियंत्रण की स्थापना हुई थी? तो मिस्र के कौन से शासक थे जिनके समय में मिस्र में दोहरा नियंत्रण की स्थापना हुई? तो यह हुई थी तौफीक पाशा के समय। तौफीक पाशा के समय मिस्र में ब्रिटेन व फ्रांस का दोहरा नियंत्रण स्थापित हुआ, क्योंकि तौफीक पाशा युवा व अनुभवहीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 1936 ईस्वी के लंदन समझौते के समय मिस्र का प्रधानमंत्री कौन था? तो 16 अगस्त 1936 ईस्वी को जो लंदन का समझौता हुआ था, उस समय मिस्र के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय मिस्र के प्रधानमंत्री थे नहस पाशा। 16 अगस्त 1936 ईस्वी को हुए लंदन समझौते की प्रमुख शर्तें। इस लंदन समझौते की प्रमुख शर्तें हैं, जिनमें पहली शर्त है कि मिस्र को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य मान लिया गया। दूसरा है कि सूडान व स्वेज नहर पर ब्रिटिश सेना रहेगी। तीसरा, मिस्र युद्ध की स्थिति में ब्रिटेन को सहायता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? तो मिस्र को गणतंत्र कब घोषित किया? तो यह किया था 1952 ईस्वी में। जनरल मोहम्मद नगीस व नासिर के नेतृत्व में मिस्र में गणतंत्र की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। नगीस गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति तथा नासिर जो सहायक प्रधानमंत्री बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल नासिर मिस्र के प्रधानमंत्री कब बने? तो कर्नल नासिर जो मिस्र के जो प्रधानमंत्री बने थे, ये बने थे 24 फरवरी 1954 ईस्वी को। सैनिक परिषद ने जनरल नगीब को देशद्रोह के अपराध में अपदस्थ कर 24 फरवरी 1954 को कर्नल नासिर प्रधानमंत्री तथा सैनिक परिषद का अध्यक्ष बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 अक्टूबर 1954 को मिस्र व ब्रिटेन के मध्य सुएज नहर को लेकर एक समझौता ब्रिटेन समझौता हुआ था। जो मिस्र और ब्रिटेन के मध्य हुआ था सुएज नहर को लेकर समझौता, जिसे ब्रिटेन समझौता कहा गया था। इस समझौते की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी? तो इस समझौते की अगर प्रमुख शर्तों की हम बात करें, तो इस प्रमुख शर्तें थी कि ब्रिटेन ब्रिटेन है जो 20 महीने के भीतर अपनी सेनाएं सुएज नहर क्षेत्र से हटा लेगा। दूसरा, सुएज नहर में स्थित ब्रिटिश कारखाने व मशीनें 7 वर्ष तक बनी रहेगी, मगर उनका संचालन सेना द्वारा नहीं होगा। तीसरा है कि मिस्र पर यदि कोई देश आक्रमण करेगा तो ब्रिटिश सेना मिस्र की स्वीकृति से सुएज नहर क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगी। तो 1, 2 और 3 तीनों जो ऑप्शन है इसके बिल्कुल राइट आंसर है। तो 1 नंबर ऑप्शन ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस समझौते के बाद मिस्र ब्रिटिश प्रभुत्व से पूर्णतः मुक्त हो गया तथा वह वास्तव में एक स्वतंत्र देश बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल नासिर द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कर्नल नासिर के द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था,
यह किया गया था 26 जुलाई 1956 को। ब्रिटेन में फ्रांस की यह मांग कि स्वेज नहर पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखा जाए और अस्वीकार करते हुए मिस्र के प्रधानमंत्री कर्नल नासिर ने 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील का मुसोलिनी की संज्ञा किसे दी गई? तो नील का मुसोलिनी की जो संज्ञा दी गई, यह दी थी कर्नल नासिर को। कर्नल नासिर के द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर एंथनी ईडन नाराज हुए और नासिर की आलोचना करते हुए उन्हें नील का मुसोलिनी कहा। रूस भी मिस्र के इस कृत्य से खुश था। इस प्रकार मिस्र पूर्ण रूप से आजाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र के स्वतंत्र होने के बाद नासिर द्वारा मिस्र की आंतरिक दशा सुधारने के लिए क्या क्या कार्य किए गए थे? तो मिस्र के जो मिस्र स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र होने के बाद नासिर के द्वारा मिस्र की आंतरिक सत्ता सुधारने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए थे? तो वह कार्य थे, जमींदारी प्रथा का अंत कर किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया गया। अलेक्जेंड्रिया और कैरो के बीच में जो मरु प्रदेश था उसे कृषि योग्य बनाया गया। सिंचाई के लिए आसवान बांध का निर्माण किया गया। नहरें निकाली गई तथा विद्युत का उत्पादन भी किया गया। तो एक, दो, तीन और चार, चारों ऑप्शन इसके राइट है। 12 जनवरी 1955 को बगदाद पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो जो बगदाद पैक्ट हुआ था, यह हुआ था इराक और तुर्की के मध्य। यह बगदाद पैक्ट जो 12 जनवरी 1955 ईस्वी को हुआ था और यह हुआ था इराक और तुर्की के मध्य। रूस के विरुद्ध रूस के विरुद्ध इराक व तुर्की ने 12 जनवरी 1955 ईस्वी को बगदाद पैक्ट किया। सऊदी अरब व यमन ने भी इसका विरोध किया था। मिस्र ने तटस्थता की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का नया नाम संयुक्त अरब गणराज्य रखा गया है? तो कौन से देश का जो नाम है जो संयुक्त अरब गणराज्य रखा गया, तो यह रखा गया मिस्र का। 3 नंबर ऑप्शन। प्राचीन शान और आधुनिक दुर्भाग्य प्राचीन शान और आधुनिक दुर्भाग्य के देश मिस्र का नया नाम संयुक्त अरब गणराज्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस है, इसकी स्थापना जो हुई थी, यह हुई थी 1985 ईस्वी के अंदर। दक्षेस को सार्क भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान व बांग्लादेश इसके प्रारंभिक सदस्य थे। 2007 में अफगानिस्तान भी इसमें सम्मिलित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ओसियान की स्थापना कब की गई थी? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1967 ईस्वी में। 1967 है जो 3 नंबर ऑप्शन में है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 8 अगस्त 1967 ईस्वी को आसियान की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। इसके सदस्यों में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, पूर्वी तिमोर, कंबोडिया, फिलीपींस व मलेशिया शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो है इंडोनेशिया। 1 नंबर ऑप्शन। इंडोनेशिया द्वीप समूह को सुवर्ण द्वीप भी कहते हैं। यह मुस्लिम देश है जहां 90% मुस्लिम आबादी है। यहाँ चावल, रबड़, मसाले व तेल बहुतायत में है। मलस्का जल संधि यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया में डचों द्वारा कल्चर पॉलिसी कब लागू की गई थी? तो इंडोनेशिया में डचों के द्वारा जो कल्चर पॉलिसी लागू की गई थी, यह की गई थी 1830 ईस्वी में। जॉन वेन डॉन बोक ने इंडोनेशिया में एक नई आर्थिक पद्धति लागू की जिसे कल्चर पॉलिसी के नाम से जाना गया है। इसके अंतर्गत खेत में एक निर्धारित हिस्से पर वाणिज्यिक कृषि अनिवार्य कर दी। 1870 में इसे समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच इंडोनेशिया में कल्चर सिस्टम को समाप्त करके कौन सी पॉलिसी लेकर आए? डच जो इंडोनेशिया के अंदर जो कल्चर पॉलिसी को जो समाप्त किया था 1830 के अंदर, इसके बाद कौन सी पॉलिसी लेकर आए थे? तो इसके कल्चर सिस्टम को या कल्चर पॉलिसी को समाप्त करने के बाद जो नई पॉलिसी लेकर आए थे, उस पॉलिसी का नाम था एथिकल पॉलिसी। डच एथिकल पॉलिसी 1870 ईस्वी में लेके आए थे। कल्चर पॉलिसी को 1830 में समाप्त किया था
और इसके पश्चात जो एथिकल पॉलिसी लेकर आए ये 1870 ईस्वी में लेकर आए, जिसका उद्देश्य आर्थिक था। निजी क्षेत्रों के व्यवसायों को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। हॉल ने कहा है कि कल्चर सिस्टम नीदरलैंड के लिए जीवनदायिनी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद के उदय के होने के क्या कारण थे। तो इंडोनेशिया के अंदर जो राष्ट्रवाद उदय हुआ था उस राष्ट्रवाद उदय के क्या कारण थे। तो फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन, डचों द्वारा आर्थिक शोषण व दमनकारी नीतियां, विश्व युद्धों का प्रभाव। तो ये तीनों जो कारण है जो इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद के उदय होने के प्रमुख कारण माने जाते हैं। तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की पहली राष्ट्रीय संस्था कौन सी थी। तो इंडोनेशिया की पहली राष्ट्रीय संस्था जो है यह थी बुद्धि उतोमो। बुद्धि उतोमो जो इंडोनेशिया की पहली राष्ट्रीय संस्था थी। बुद्धि उतोमो इंडोनेशिया की पहली राष्ट्रीय संस्था थी जिसकी स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी। इसका मूल उद्देश्य इंडोनेशिया में राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया राष्ट्रवादी पार्टी कब बनी। तो इंडोनेशिया राष्ट्रवादी पार्टी जो बनी थी यह बनी थी 1927 ईस्वी में। इंडोनेशिया राष्ट्रवादी पार्टी सुकार्नो व मोहम्मद हदा के नेतृत्व में बनी। 1919 ईस्वी में इंडोनेशिया में साम्यवादी दल बना। 1911 में सरेकात डुंगाग दल का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की संसद का क्या नाम था। तो इंडोनेशिया की संसद का क्या नाम था। तो इंडोनेशिया की संसद का नाम था फोल्क्सराड। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1916 ईस्वी में इंडोनेशिया में संसद की स्थापना की गई जिसका कार्य कानूनी मामलों में परामर्श देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया कब स्वतंत्र हुआ। तो इंडोनेशिया जो स्वतंत्र कब हुआ था। तो इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ था 1949 में। 3 नंबर ऑप्शन। 17 अगस्त 1945 ईस्वी को इंडोनेशिया आजाद हुआ मगर 1946 में डचों ने वापस कब्जा कर लिया। इसके बाद 25 मार्च 1947 को दोनों पक्षों के मध्य दोनों पक्षों के मध्य जो समझौता हुआ उस समझौते को कहा गया लिंगजात समझौता। इसके तहत इंडोनेशिया पर संयुक्त सरकार स्थापित की गई मगर इंडोनेशिया के नेता असहमत थे। अंत में हेग समझौता 27 दिसंबर 1949 को हुआ और इंडोनेशिया पूर्ण रूप से आजाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलीपींस के उग्र राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है। तो फिलीपींस के उग्र राष्ट्रवाद का पिता जो कहा जाता है वह कहा जाता है रिजाल मर्काडी को। फिलीपींस में उग्र राष्ट्रवाद का पिता रिजाल मर्काडी को कहा जाता है। इन्होंने फिलिपिना संगठन बनाया था। 1896 में इन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के कातिपुनान नामक संगठन किसने बनाया था। तो ट्रिपल के जो नामक जो संगठन जो था यह संगठन बनाया गया था एगुई नाल्डो के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। एगुइनाल्डो ने बोनीफेसिया के सहयोग से ट्रिपल के कातिपुनान संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य फिलीपींस में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करना था। नाल्डो ने 1878 ईस्वी में स्पेन को पराजित कर फिलीपींस को गणतंत्र घोषित कर स्वयं राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आपके द्वार पर आ रही है किसने कहा था। तो यह बात किसने कही थी कि स्वतंत्रता जो आपके द्वार पर आ रही है। तो यह कथन है वुड्रो विल्सन का। 4 नंबर ऑप्शन। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विल्सन ने 14 सूत्र आए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो विल्सन के 14 सूत्र आए थे जिसमें उपनिवेश राष्ट्रों की स्वतंत्रता की बात कही गई। विल्सन ने फिलीपींस के लिए कहा स्वतंत्रता आपके द्वार पर आ रही है मगर यूएसए में सरकार बदल गई और फिलीपींस की आजादी एक बार फिर टल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेयर हावेस कटिंग बिल अमेरिकी कांग्रेस में कब प्रस्तुत किया गया। तो हेयर हावेस कटिंग बिल है जो यह अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तुत किया था। यह किया था 1933 ईस्वी को। हेयर हावेस कटिंग तीनों सीनेटर में 1933 ईस्वी में कांग्रेस से यूएसए में एक बिल प्रस्तुत किया गया। इसमें कहा गया कि 10 वर्ष के भीतर फिलीपींस को आजाद कर देंगे। इस बिल के विरोध में हूवर प्रस्ताव आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलीपींस स्वतंत्रता कानून कब लाया गया। तो फिलीपींस स्वतंत्रता कानून जो लाया गया था यह लाया गया था 1934 ईस्वी में।
1934 ईस्वी में रूजवेल्ट हेयर हावेस कटिंग कानून में संशोधन कर नया कानून लाए, जिसे फिलीपींस स्वतंत्र कानून मार्च 1934 कहा गया। इसे टाइडिंग मेडकफे सीनेटर कानून भी कहा जाता है। इस कानून के तहत फिलीपींस में संविधान बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलीपींस कब स्वतंत्र हुआ? तो फिलीपींस से जो स्वतंत्र हुआ था यह हुआ था 1946 ईस्वी को। 4 जुलाई 1946 ईस्वी को यूएसए ने फिलीपींस को स्वतंत्र कर दिया। यहाँ का पहला राष्ट्रपति रोक्सस को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में आने वाले इलाकों वाले समूह को चुनिए। तो हिंद और चीन के क्षेत्र में आने वाले इलाकों के समूह को चुनिए। तो हिंद चीन क्षेत्र में आने वाले जो इलाके हैं वो है टोनकिन। टोनकिन है जो हिंद चीन क्षेत्र के इलाकों क्षेत्र में आने वाला इलाका है लाओस, कम्बोडिया और अनाम। तो 1, 2, 3 और 4 चारों ये जो हिंद चीन क्षेत्र में आने वाले इलाके हैं, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम का प्राचीन नाम क्या था? तो वियतनाम का अगर प्राचीन नाम की बात की जाए तो वियतनाम का जो प्राचीन नाम था वह था अन्नाम। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। हिंद चीन क्षेत्र में कुल 5 इलाके आते हैं, जिनमें से 2 टोनकिन व अन्नाम वियतनाम में चीनी संस्कृति का प्रसार था तथा लाओस व कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार था। कोचिन चिना पर फ्रांस का शासन रहा और कोलोन फ्रांस के नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइगोन समझौता हुआ था। तो साइगोन समझौता जो यह किन किन के मध्य हुआ था? तो साइगोन समझौता जो हुआ था यह समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के मध्य। तो फ्रांस और वियतनाम के मध्य जो साइगोन समझौता हुआ था, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वियतनाम व फ्रांस के मध्य 1862 ईस्वी में वियतनाम वियतनाम और फ्रांस के मध्य 1862 ईस्वी में साइगोन समझौता हुआ। इस समझौते की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित है। वियतनाम को युद्ध हर्जाना देना पड़ेगा, धर्म प्रचार की अनुमति देनी पड़ेगी, फ्रांस ने 3 बंदरगाह ले लिए, कोचीन चीना क्षेत्र पर फ्रांस का आधिपत्य स्वीकार किया गया। फ्रेंच इंडो चाइना काउंसिल का गठन 1887 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1800 सॉरी वियतनाम में किस वर्ष भयंकर प्लेग बीमारी फैल गई थी? तो वियतनाम के अंदर कौन से वर्ष भयंकर प्लेग बीमारी फैल गई थी? तो वियतनाम में जो भयंकर प्लेग बीमारी फैली थी यह फैली थी 1902-3 में। 1902-3 में जो वियतनाम में भयंकर प्लेग बीमारी फैली थी। वियतनाम में इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना के निर्माण में इतनी गंदगी फैली कि यहाँ 1901-2 में प्लेग महामारी फैल गई। फ्रांसीसी सरकार ने चूहे पकड़ने की योजना चलाई मगर असफल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम में स्कॉलर्स विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था? तो वियतनाम में जो स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था यह विद्रोह हुआ था ईसाई धर्म प्रसार के खिलाफ। यह विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाओ हाओ आंदोलन हाओ हाओ जो आंदोलन है यह आंदोलन कब हुआ था? तो हाओ हाओ जो आंदोलन है यह आंदोलन हुआ था 1939 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। वियतनाम में फू सो हुइनू के नेतृत्व में हाओ हाओ आंदोलन हुआ था। फ्रांसीसी लोग इसे पागल कहते थे और इसे जेल में डाल दिया। अतः इन्होंने जेलर को इतनी शिक्षाएं दी कि जेलर स्वयं इनका अनुयायी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखी? द हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ वियतनाम जो पुस्तक लिखी थी यह लिखी थी फान बाई चाउ ने। फान बाई चाउ ने एक सोसाइटी दी तान हुई भी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग सांग देन नामक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कांग सांग देन नामक जो पार्टी की जो स्थापना की थी यह जो स्थापना की गई यह स्थापना हो ची मिन्ह के द्वारा की गई थी। तो हो ची मिन्ह 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। 1930 ईस्वी में हिंद चीन साम्यवादी पार्टी का गठन हो ची मिन्ह ने किया था। इस समय वियतनाम आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, कई आंदोलन चल रहे थे। इन आंदोलनों के दौर को लपलपाती चिंगारी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी को किस किस के मध्य हुआ था? तो हनोई समझौता जो 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था
यह हुआ था फ्रांस और वियतनाम के मध्य। तो फ्रांस और वियतनाम, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हनोई समझौते की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित है। तो हनोई समझौते की जो हुआ था, इस समझौते की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी? तो फ्रांस ने वियतनाम गणराज्य को एक स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया। वियतनाम गणराज्य हिंद चीनी फेडरेशन के अंतर्गत रहेगा। फ्रांसीसी सेनाएं तोंकिन में प्रवेश कर सकेगी। वियतनाम गणराज्य का शासन किन किन प्रदेशों में हो का निर्णय लोकमत से लिया जाएगा। तो ये चार है जो इसकी शर्तें, प्रमुख शर्तें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम का विभाजन दो भागों में किस समझौते के तहत किया गया? तो वियतनाम का जो विभाजन है दो भागों में, वो कौन से समझौते के तहत हुआ था? तो यह हुआ था जेनेवा समझौते के तहत। 26 अप्रैल 1954 को आयोजित जेनेवा सम्मेलन में 14 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें हिंद चीन के बारे में एक समझौता हुआ, जिसकी मुख्य व्यवस्थाएं निम्नलिखित है। पहली है कि उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम में वियतनाम का विभाजन 17 अक्षांश रेखा के माध्यम से कर दिया गया। दूसरा, वियतनाम से फ्रांसीसी सेनाएं हटा ली गई थी। और इसके अलावा जो और इसका समझौता है वो है 1956 में वियतनाम के एकीकरण के लिए देशव्यापी चुनाव कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपब्लिक ऑफ वियतनाम किसने स्थापित की थी? तो रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है जो यह स्थापित की थी बाओदाई के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 5 जून 1948 को 5 जून 1948 को बाओदाई ने रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की सरकार स्थापित कर ली। इस प्रकार वियतनाम में एक साथ दो सरकारें स्थापित हो गई। हो ची मिन्ह की उत्तरी वियतनाम जिसकी राजधानी हनोई थी, और दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार जिसकी राजधानी सैंगोन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम में वियत कांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना नामक संगठन कब स्थापित किया गया? तो वियतनाम में वियत कांग नामक जो संगठन स्थापित किया था राष्ट्रीय मुक्ति सेना नाम से, यह संगठन स्थापित किया था 1960 ईस्वी में। वियतनाम का एकीकरण करने करने के लिए 1960 में वियत कांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना नामक संगठन स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति का खतरा नाम से एक श्वेत पत्र किसने जारी किया? तो शांति का खतरा नाम से जो श्वेत पत्र जारी किया गया, यह किया गया था अमेरिका के द्वारा। 10 दिसंबर 1961 को अमेरिका ने शांति का खतरा नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि वियतकांग मुक्ति संग्राम का संचालन एवं निर्देशन उत्तरी वियतनाम से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने सैनिक व आर्थिक सहायता निम्न में से किसको दी? तो अमेरिका ने सैनिक व आर्थिक सहायता किसको दी थी? तो अमेरिका ने सैनिक व आर्थिक सहायता दी थी दक्षिणी वियतनाम को। अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को सैनिक व आर्थिक सहायता 4 जनवरी 1962 को देनी प्रारंभ कर दी। उत्तरी वियतनाम को सोवियत रूस का समर्थन मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम में युद्ध बंदी समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? तो वियतनाम के अंदर जो युद्ध बंदी युद्ध बंदी समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे, यह हस्ताक्षर हुए थे 1973 ईस्वी को। 27 जनवरी 1973 ईस्वी को 27 जनवरी 1973 ईस्वी को वियतनाम में युद्ध बंदी समझौते पर हस्ताक्षर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम में मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो वियतनाम में जो मुक्ति दिवस मनाया गया था, यह मनाया गया था 5 मई 1975 ईस्वी को। 30 अप्रैल 1975 में दक्षिणी वियतनाम के सैनिकों ने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा वियत कांग के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ और सोगेन का नाम बदलकर हो ची मिन्ह सिटी रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नापाम एवं एजेंट ऑरेंज क्या है? तो नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या है? तो यह है वियतनाम संघर्ष में यूएसए का उपयोग किए जाने वाले हथियारों के नाम। तो वियतनाम संघर्ष में जो यूएसए के द्वारा उपयोग लिए जाने वाले जो हथियार थे, उन हथियारों के नाम थे नापाम और एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज यह एक पेड़ पौधे को सुखा देता था। वियतनाम ने इस संग्राम को टेलीविजन पर सीधा प्रसारित किया था। कहा जाता है कि यह टेलीविजन सीधा प्रसारित किए जाने वाला पहला युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो मिस्र के संबंध में निम्नलिखित घटनाएं हैं जो इन पर विचार करना है, इन घटनाओं का सही कालक्रम बताना है कि इन घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है।
तो ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इजरायली सैनिकों द्वारा मिस्र का व्यर्थ आक्रमण, ब्रिटेन मिस्र गठबंधन की संधि का उल्लंघन, मिस्र में सैन्य विद्रोह और गणराज्य मिस्र की घोषणा। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा ब्रिटेन मिस्र गठबंधन संधि का उल्लंघन। इसके पश्चात आएगा मिस्र में सैन्य विद्रोह, फिर तीसरे नंबर पर आएगा गणराज्य मिस्र की घोषणा और चौथे नंबर पर आएगा ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इजरायली सैनिकों द्वारा मिस्र पर व्यर्थ आक्रमण। तो 2, 3, 4 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल की मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के साथ 1967 में 1967 में लड़ी गई लड़ाई किस नाम से जानी जाती है? तो इजराइल की मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के साथ 1967 में जो लड़ाई लड़ी गई थी, यह लड़ाई किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है 6 दिवसीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीकी एकता संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकी यूनिटी का प्राथमिक उद्देश्य था? तो कौन सा जो अफ्रीकी एकता संगठन का प्राथमिक उद्देश्य था? तो वह था अफ्रीका महाद्वीप के उपनिवेशवाद का उन्मूलन। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में ट्रांसवाल कॉलोनी को स्वायत्त शासन दिया गया? तो ट्रांसवाल कॉलोनी को स्वायत्त शासन किस वर्ष दिया गया था? तो यह दिया गया था 1906 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन फिलिस्तीन संकट के संबंध में सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो फिलिस्तीन संकट के संबंध में सही नहीं है? तो वह है ब्रिटेन ब्रिटेन ने अपना प्रशासन लागू करने के लिए 1917 में फिलिस्तीन और यरूशलेम पर कब्जा किया। तो यह बात तो सत्य है। दूसरा, ब्रिटेन विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय आवास स्थापित करना चाहता है। तो यह भी सत्य है। तीसरा, जर्मनी में नाजी शासन के दमन और अत्याचार के कारण यहूदी लोगों का बड़ा बहुमत फिलिस्तीन में जमा हो गया। यह भी सत्य है। सभी समस्याओं के बावजूद अरबी लोगों ने गर्मजोशी से यहूदियों का स्वागत किया और जमीनों पर संपत्तियों का विक्रय किया गया। तो यह ऑप्शन है जो गलत है। तो इसमें पूछा है कि फिलिस्तीन संकट के संबंध में सही नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने यहूदी आंदोलनों के नेताओं से वायदा किया कि यह अरबों की एक जमीन में से फिलिस्तीन को यूरोप से आने वाले यहूदी अधिवासियों के लिए आवंटित करेगा। तो यह बात सत्य है। दूसरा कारण आर है कि ब्रिटिश सरकार ने यहूदी राज्य को नजदीकी स्वेज नहर के लिए किसी भी अरब खतरे के प्रति अवरोध के रूप में देखा था। तो यह भी सत्य है। तो कथन ए और कारण आर दोनों जो इसके राइट है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 1994 में पहली बार गैर नस्लीय और लोकतांत्रिक चुनाव करवाए थे? तो कौन सा देश था जिसने 1994 में पहली बार गैर नस्लीय और लोकतांत्रिक चुनाव करवाए? तो वह था दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में 1994 में पहली बार गैर नस्लीय और लोकतांत्रिक चुनाव हुए, जिसमें नेल्सन मंडेला ने जीत हासिल की तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। ये अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग भेदी दक्षिणी अफ्रीका के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो रंग भेदी दक्षिणी अफ्रीका के संबंध में जो 3 कथन दे रखे हैं, इन घटनाओं का सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनमें सबसे पहले आएगी बोथा की रियासतें, फिर राष्ट्रमंडल के कड़े प्रतिबंध और फिर आएगा अमेरिकी कांग्रेस का दक्षिणी अफ्रीका को कर्ज बंद करने का फैसला। तो 1, 2 और 3 ये तीनों ही है जो कालक्रम में क्रम वाइज ही व्यवस्थित है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 4 नंबर ऑप्शन 1, 2 और 3। दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बुजुर्ग वियतनामी नेता का नाम क्या है जिसने वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए लीग की स्थापना की? तो वह बुजुर्ग वियतनामी नेता का नाम क्या है जिसने वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए लीग की स्थापना की थी? तो वह है हो ची मिन्ह है।
हो ची मिन्ह साम्यवादी विचारक था जिसने हिंद चीन साम्यवादी पार्टी 1930 में बनाई थी। इन्होंने वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम में फ्रांसीसी हार के बाद जिनेवा सम्मेलन में कंबोडिया की स्वतंत्रता को कब मान्यता दी गई थी? तो वियतनाम में फ्रांसीसी हार के बाद जिनेवा सम्मेलन में कंबोडिया की स्वतंत्रता को कब मान्यता दी गई थी? तो यह जो मान्यता दी थी यह दी थी 1954 ईस्वी में। जिनेवा समझौता 14 देशों के मध्य हुआ था। जिनेवा समझौता जो 14 देशों के मध्य हुआ 1954 में हुए, इस समझौते में वियतनाम को 17 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। इस समझौते के बाद 1954 में चीन ने फ्रांस को दियन वियन फू नामक स्थान पर पराजित किया। इसके बाद वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश नहीं रहा। वियतनाम को चीनियों के द्वारा अन्नाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह जो है वियतनाम गणराज्य के राष्ट्रपति का जन्म के समय का नाम गुएन वान थाने था। उन्होंने अपना नाम राष्ट्रपति बनने से पहले हो ची मिन्ह रख लिया। हो ची मिन्ह शब्द हो ची मिन्ह का शब्द से अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शब्द से अर्थ यानी हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है जो नेतृत्व दे। एक नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाओस फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? लाओस है जो फ्रांस का संरक्षित राज्य बना था, यह बना था 1893 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों ने इनमें से किस युद्ध के बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया में फ्रांसीसी हिंद चीन की स्थापना की थी? तो फ्रांसीसियों ने कौन से युद्ध के बाद है जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में फ्रांसीसी हिंद चीन की स्थापना की थी? तो यह की थी सिनो फ्रांस युद्ध के पश्चात। दो नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन वर्षों में ब्रिटिशों ने हाइती की फ्रांसीसी बस्ती को जीतने की कोशिश की थी? तो कौन से वर्ष में ब्रिटिशों ने हाइती की फ्रांसीसी जो बस्ती है उसे जीतने की कोशिश की थी? तो यह की थी 1793 में से 1798 के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सम्राट कांगो प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षरित संधियों के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत रूप से कांगो राज्य का स्वामी था? तो इनमें से कौन सा सम्राट है जो कांगो प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षरित संधियों के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत रूप से कांगो राज्य का स्वामी था? तो वह था लियोपोल्ड द्वितीय। दो नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1960 और 1990 के दशक के बीच चार एशियाई चीते की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से औद्योगिकरण हुआ, इस समूह में शामिल है। तो इस समूह में कौन कौन शामिल है? तो इस समूह में शामिल है दक्षिणी कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग। ये चार देश है जो इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 1945 में लीग ऑफ अरब स्टेट्स की संधि कहाँ हस्तांतरित हुई? तो लीग ऑफ अरब स्टेट्स की जो संधि है ये जो मार्च 1945 में हुई थी, यह संधि हुई थी काहिरा। काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, काहिरा यहीं पर है जो यह संधि संपादित हुई थी। अरब लीग का गठन अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को काहिरा में हुआ था। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं। इसका प्रमुख कार्य है अरबी देशों की संस्कृति, संप्रभुता, अखंडता, स्वतंत्रता आदि ध्यान में रखकर समन्वय बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के सैद्धांतिक जनक कौन थे? तो 1979 की इस्लामिक क्रांति के सैद्धांतिक जनक की बात की जाए तो वह थे अली शरियती। चार नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो अरब स्प्रिंग की शुरुआत सबसे पहले हुई थी ट्यूनिशिया। तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट है। मिस्र में किस वर्ष सम्राट फारूक की बादशाहत को खत्म कर रक्तहीन सैन्य तख्तापलट किया गया और गणतंत्र का निर्माण हुआ? तो मिस्र में कौन से वर्ष है जो सम्राट फारूक की बादशाहत को खत्म कर रक्तहीन सैन्य तख्तापलट किया गया और गणतंत्र का निर्माण हुआ? तो यह हुआ था 1952 ईस्वी में। 1952 में मिस्र के सम्राट फारूक के विरुद्ध नागिस व अब्दुल गमाल नासिर ने विद्रोह किया। वह सम्राट फारूक का तख्ता पलट किया गया। मिस्र में गणतंत्र स्थापित हुआ। नगीस राष्ट्रपति तथा नासिर जो सहायक प्रधानमंत्री बने। आगे चलकर 1954 में नासिर ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान में इस्लामिक क्रांति आयतुल्लाह खोमेनी द्वारा किस वर्ष लाई गई थी? तो इस्लाम में जो
ईरान में जो इस्लामिक क्रांति है, जो आयतुल्लाह खोमेनी के द्वारा लाई गई थी, यह लाई गई थी 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूलियस न्यूरेरे किस संगठन के नेता थे? तो जूलियस न्यूरेरे जो यह किस संगठन के नेता थे? तो यह थे तंगानिका अफ्रीकन नेशनल यूनियन। इस तंगानिका अफ्रीकन नेशनल यूनियन के जो नेता थे जूलियस न्यूरेरे। युगोस्लाविया का राष्ट्रीय दिवस है, युगोस्लाविया का राष्ट्रीय दिवस जो आता है ये आता है 29 नवंबर के दिन। कौन सा द्वीप आइलैंड ऑफ क्लोव्स कहा जाता है? तो कौन सा द्वीप है जो आइलैंड ऑफ क्लोव्स कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जंजीबार। जंजीबार 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाया? तो अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाने किस देश ने बनाया था? तो यह बनाया था फ्रांस ने, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया राष्ट्रीय पार्टी 1927 में किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो इंडोनेशिया राष्ट्रीय पार्टी जो 1927 में गठित की गई थी, यह की गई थी डॉक्टर सुकर्णो के नेतृत्व में। इंडोनेशिया राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना 1927 में अहमद सुकर्णो व मोहम्मद हदा के दो नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को मुक्त करने का निर्णय कहाँ किया गया था? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को मुक्त करने का जो निर्णय किया गया था, यह निर्णय किया गया था जिनेवा सम्मेलन में। जिनेवा सम्मेलन जो 1954 ईस्वी में हुआ था, इस जिनेवा सम्मेलन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को मुक्त करने का निर्णय किया गया था। और इसी के साथ ही आज की एक महत्वपूर्ण क्लास और काफ़ी बड़ी क्लास हुई थी 118 प्रश्नों के साथ, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण क्लास के बारे में। कल की क्लास होगी शीत युद्ध से संबंधित। तो शीत युद्ध और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उससे संबंधित कल की क्लास होगी। तो कल की क्लास भी देखना ना भूलें। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।